राजस्थान के भौतिक प्रदेश राजस्थान के भौतिक प्रदेश में अरावली एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरी ज्योग्राफी में एक मेरुदंड का काम करता है, पूरी ज्योग्राफी का सुमेरु है। इसलिए तो इसको राजस्थान का सुमेरु पर्वत कहा जाता है। चाहे आप भौतिक प्रदेश पढ़ लीजिए, चाहे आप राजस्थान का मानसून पढ़ लीजिए, चाहे जलवायु हो, अफवाह प्रणाली हो, कृषि हो, उद्योग धंधे हो, खनिज संपदा हो, ऊर्जा संसाधन हो, हर एक टॉपिक में अरावली का एक बड़ा गजब का महत्व है, अपना अलग ही महत्व है। खनिजों का अजायब घर, खनिजों का म्यूजियम, खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है, क्योंकि हमारे अरावली में धात्विक खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो अरावली के बारे में बेहद शानदार बातें हैं और अनसुनी बातें हैं और बहुत ही कम सामने आती है। आपने बहुत बार एक शब्द सुना होगा, देहली करम। अरावली बहुत पढ़ रखी है आपने, अरावली मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं कुछ काम की बातें बता रहा हूं। देहली करम आपने नाम सुन रखा होगा। देहली करम क्या होता है? देहली करम और ये देहली करम या देहली खंड एक ऐसा खतरनाक वर्ड है। देखिए, जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ तो निर्माण के समय हमारे यहां पर हुआ करते थी, पृथ्वी में मुख्य रूप से दो भाग थे। एक का नाम था पेंजिया और एक का नाम था पेंथालासा। उसमें क्या था कि पूरी पृथ्वी, अभी मैं आपको छोटा सा एक स्वरूप दिखाता हूं, देखना, बड़ा बिंदास स्वरूप है और गजब का स्वरूप है। दैट सपोज क्या, ये तो है ही आपकी एक्चुअल में अर्थ ही है, आपकी पृथ्वी है। अब आप इसमें क्या देख रहे हो कि आपको नीला नीला दिखाई दे रहा है, आज ब्लू है हमारी पृथ्वी। इस पृथ्वी के बीच बीच में खंड दिखाई दे रहे हैं, आपको लैंड्स एरियाज नजर आ रहे हैं। जब ये एक रूप था ना, ये पूरे लैंड्स एरिया जब एक थे, तो इस संपूर्ण और एक सम्मिलित रूप को पेंजिया बोला जाता था। और ये पूरा जलीय भाग जिसे आज महासागर बोलते हैं, ये पूरा का पूरा पेंथालासा जल समुद्री एरिया था। धीरे धीरे जियोलॉजिकल एक्टिविटीज यानी भूगर्भिक क्रिया हुई। भूगर्भिक क्रिया होने से एक देहली करम पर्वत खंड का निर्माण हुआ और वो संयोगवंश हमारे राजस्थान की जमीन पे था। अच्छा, कैसे था ये भी समझने वाली बात। देखिए, आज हमारे राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में आप देखते हैं कि एक 692 किलोमीटर लंबी और 930 मीटर ऊंची एक पर्वतमाला पाई जाती है, पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। यदि भूगोल की परिभाषा देखें तो यह पर्वत श्रृंखला है ही नहीं, क्योंकि पर्वत आपको पता है बहुत ऊंचाई वाला होता है। 2800 मीटर पे जाके तो 2800 मीटर ऊंचे शिखर को पहाड़ी बोलते हैं। राजस्थान का सबसे ऊंचा बिंदु 1722 है। तो अरावली पर्वतमाला को पहाड़ी क्यों कहा जाता है जब ये इतनी ऊंची नहीं है? अरावली पर्वतमाला 930 मीटर ऊंची है, फिर इसे क्यों पहाड़ी कहा जाता है? पहाड़ी तो 2800 मीटर ऊंची 2700 मीटर ऊंची होती है, 2800 नहीं 2700 मीटर ऊंची होती है। इसका एक कारण है, ये देहली करम या देहली खंड जो आप देख रहे हो ना, सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। याद रखना है, ये हमारी पृथ्वी की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला थी जो इसकी जगह पर थी। आज देहली करम का कोई अवशेष नहीं है, अपर्दन हो गया, उसका पूरा ही खत्म हो गई वो। लेकिन उसकी जगह पर उसके अपर्दन से जिस पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ वो है अरावली श्रृंखला। कितना फर्क है। देहली करम की जो खंड है ना, ये आपकी लगभग 70 करोड़ वर्ष पहले इस देहली खंड का निर्माण हुआ था। इस खंड का, देहली खंड का, कुछ जमीनी चट्टानें देहली खंड की मानी जाती है। राजस्थान में 3 जगह पर ऐसे इसके सबूत बताए जाते हैं, हल्के फुल्के मिलते हैं, जबकि पूर्णतः अस्तित्व के अंदर नहीं है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, रायलो समूह का नाम सुना होगा, रायलो समूह कभी नहीं सुना? फर्स्ट ग्रेड वाले जरूर सुनेंगे इस नाम को। और एक आपने नाम अजबगढ़ सुना होगा, अलवर के सीमावर्ती भाग पे अजबगढ़ खंड की जो चट्टानें हैं वो देहली करम की है। अलवर की जो चट्टानें हैं वो देहली खंड के, यानी ये 3 इसके खंड होते थे देहली करम के। इसके अपर्दन से, अपर्दन मतलब बिखरने से, अपभ्रंशित होने से, टूटने से, और फिर एक पर्वत का निर्माण होता है। इस पर्वत का, इसे हम बोलते हैं अरावली।
ये एक अरावल शब्द से बना है जिसका मतलब होता है पत्थरों की कतार। जिसका मतलब क्या होता है? पत्थरों की कतार, जिसका अर्थ होता है। ये अरावली अस्तित्व में आती है 40 करोड़ वर्ष पहले, यानी देहली करम और अरावली के बीच में 30 करोड़ साल का अंतर है। देहली करम दुनिया का सबसे प्राचीनतम पर्वतखंड है, उसकी जगह अपरदन से यह हुआ, इसीलिए अरावली को कहा जाता है दुनिया का सबसे प्राचीनतम पर्वत। जमीन में चट्टानें होती है, उनकी वलन क्रिया का अपशिष्ट बाहर निकल कर आया। अब क्या है? चट्टानें होती है जमीन में। ये चट्टान टॉपिक है बहुत ही प्यारा। अपशिष्ट चट्टान है, क्वार्ट्जाइट चट्टान है। चट्टानों का आपस में एक टकराव होता है। जैसे आपस में चट्टानों का टकराव हुआ, चट्टानों के टकराव होने से अपशिष्ट जो पर्वत है, अपशिष्ट निकलकर बाहर आता है, और उस हिसाब से इस अरावली का क्या हो गया? निर्माण। यानी इस खंड में, इसकी जगह पर जो था, इस खंड में और इस पर्वत के अस्तित्व में आने में 30 करोड़ वर्ष का अंतराल है। वलन क्रिया हुई चट्टानों में, उससे बाहर निकल कर आया यह पर्वत, इसीलिए इस पर्वत को दुनिया का सबसे प्राचीनतम वल्लित पर्वत कहा जाता है। कौन सा पर्वत? वल्लित पर्वत कहा जाता है। समझ में आई ना बात? सुनते जाओ, अभी तो मामला शुरू हुआ है। इस अरावली पर्वतमाला में सबसे ज्यादा जिन चट्टानों का रोल है, ये काम जो है ना, ये काम होता है, ज्योग्राफी में बहुत सारे काल होते हैं, उनमें एक काल है आर्कियन काल। ये कार्य तो है आर्कियन काल का। आर्कियन काल के बाद आता है कैम्ब्रियन काल, और ये कैम्ब्रियन काल से पहले ही पर्वतमाला शुरू हो गई। लोग कहते हैं अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। ये आंसर थोड़ी है। वो कह रहा है कि प्री कैम्ब्रियन, प्री मानसून सुना है ना, यानी मानसून से पहले, कैम्ब्रियन से पहले। कैम्ब्रियन आंसर नहीं है, प्री कैम्ब्रियन तो उसका एक नाम तो होगा ना। कैम्ब्रियन से पहले कौन सा था? वो यही तो था, इसका एंडिंग पॉइंट पार्ट था वो। ये आप हमेशा कहते हो कि अरावली पर्वत का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। चलो ठीक है, मान लिया प्री कैम्ब्रियन है, खुद ही कह रहा है कि कैम्ब्रियन से पहले हुआ, तो इसका मतलब आंसर कुछ और है, कैम्ब्रियन नहीं है। तो ये बात वो एग्जाम में आ गई। तो अब क्या है कि ये भी आरपीएससी में बहुत सारे डोकरे भी बाकी है, क्योंकि रिटायर बहुत सारे हो गए। रिटायर होने के बाद नए नए आ गए, तो वो नए नए प्रश्न पूछेंगे, लेकिन अभी भी कई डोकरे बाकी हैं। उनसे अब आर्स ज्यादा है कि वो प्रश्न अपडेट नहीं करते, वो प्राचीन वही परंपरागत प्रश्न अभी चलते आ रहे हैं। तो इस हिसाब से पूछेगा अरावली पर्वत का निर्माण किस काल में हुआ? तो मित्रों प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर हुआ। पर याद रखना कैम्ब्रियन काल मत कर देना, क्योंकि खुद ही कह रहा है कैम्ब्रियन से पहले हुआ है। प्री मतलब बिफोर तो होता है ना, पूर्व तो होता है, उस हिसाब से याद रखना है। 692 किलोमीटर लंबा पर्वत है, राजस्थान में 79.46%, जिसे बड़ा बड़ा गाइडों में 80% बताया जाता है, यानी 550 किलोमीटर लंबा ये पर्वत है। ये भी क्लियर? इस पर्वत का निर्माण किन चट्टानों से हुआ? क्वार्टजाइट चट्टानों से होता है। क्वार्टजाइट चट्टान से इस पर्वत का निर्माण होता है। क्वार्टजाइट चट्टानों से इस पर्वत का निर्माण हुआ। इस क्वार्टजाइट चट्टान में कौन सी चट्टानें आएगी? जैसे कि इसमें सबसे ज्यादा चट्टानें जो है ना, वो है ग्रेनाइट चट्टानें। कौन सी चट्टानें? ग्रेनाइट चट्टानें। और कौन सी है इसमें आपको चट्टानें मिलेगी? नीस चट्टानें। कौन सी? नीस। देखो आपने बहुत पढ़ रखा है, अरावली सबसे लंबे पाली में है, अरावली ऊंची माउंट आबू सिरोही के अंदर है, अरावली कटे फटे अजमेर में है, अरावली का विस्तार उदयपुर। बहुत पढ़ रखा है, इतना पढ़ रखा है। ये शुरुआती बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, इतनी ऊंची है, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगार, मोरामजी, टोडगढ़ वगैरह वगैरह, बहुत चोटियां पढ़ रखी है। मुझे पता है ज्ञान के भंडार आपके अंदर बहुत टिका टिका के भरे हुए हैं, लेकिन इन बातों को ढंग से समझ लेना, रियल में आपको नंबर दिलाएगा एग्जाम के अंदर। रियल में या तो एग्जाम में अब ऐसा लेवल है 2022 में, या तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं, और आएगा तो आपके इससे निश्चित रूप से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। चलिए, क्वार्टजाइट चट्टानों में से दो भाग मैं बता रहा हूं, एक तो ग्रेनाइट चट्टान का है और एक नीस चट्टान का है। ग्रेनाइट चट्टान में कौन सी चट्टान होगी? जैसे आपकी आ जाएगी ग्रेनाइट चट्टान में, जैसे आपकी आ जाएगी
फेल्सपार, फेल्सपार चट्टान है, अब्रक है, फेल्सपार है, इस प्रकार की आपकी ग्रेनाइट चट्टानों के अंतर्गत आ जाएगी। ये तो बात एकदम है बढ़िया से क्लियर, ठीक है ना। आदिवासी समूह इसमें खेती करते हैं अरावली में, बहुत अरावली के बहुत कंटेंट है, आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ा मिल जाएगा। अब भैया हमारे राजस्थान के अरावली में बहुत सारे लोग मिलेंगे, अरावली में जनजातियां निवास करती है, ये एक बात दिमाग में रखना है। अरावली प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र में जनजाति ही निवास करती है। कौन निवास करते हैं? जनजाति। एक जनजाति है जो अरावली में निवास नहीं करती, वह सहरिया। सहरिया 12 जिले में निवास करती है, तो विंध्याचल पर्वतमाला का अपभ्रंशित रूप है, या राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश भी आप उसको कह सकते हैं। चलिए तो मैं आपको बताऊं अरावली में कौन सी जनजाति पाई जाती है, अरावली में कौन सी जनजाति पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। जी हां, रखना पड़ेगा। बताएं फिर, चलो फिर शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। पहले तो बिना अरावली वाली निकाल लेते हैं। यहां जिला है 12 और 12 का शाहाबाद और किशनगढ़ एरिया पड़ता है। उसमें 12 जिले में आपकी सहरिया जनजाति निवास करती है, और यह सहरिया राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है। ये इस पर्वतीय प्रदेश में कृषि होती है, वनों को काटे जाते हैं, वनों को जलाया जाता है, वनों को जलाकर उनकी राख उत्पन्न करके भूमि को उपजाऊ करके इसमें खेती की जाती है, और वनों को काटकर जला के की जाने वाली खेती को कृत्रिम दहन कृषि कहा जाता है। जब तक उस भूमि में उपजाऊ क्षमता रहेगी तब तक वहां खेती होगी। 2 साल 3 साल, उसके बाद एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में चले जाएंगे, स्थान को परिवर्तित कर लेंगे, इसलिए इस कृषि को स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। कृत्रिम दहन कृषि, स्थानांतरित कृषि झूम झूम कर होती है, इसलिए झूमिंग कृषि भी इस कृषि को कहा जाएगा। यानी बहुत सारे नाम पड़ते हैं। इसी प्रकार से राजस्थान के अलग अलग जगह पर इसके अलग अलग नाम यूज किए जाते हैं। सहरिया लोग इस कृषि को बत्रा बोलते हैं। क्या बोलेंगे रे? बत्रा बोलेंगे, बत्रा। याद रख लोगे ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? याद रख लोगे? चलो चलो, बहुत बढ़िया। इधर दक्षिणी राजस्थान अरावली का जो विस्तृत भाग है, इधर एक जनजाति पाई जाती है लाडलों। उस जनजाति को कहा जाता है डामोर जनजाति। उस जनजाति को क्या बोलते हैं? डामोर जनजाति। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, इसमें डामोर जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति? डामोर जनजाति पाई जाती है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। मैं अंतिम चरण में बताऊंगा कि डामोर जनजाति इस कृषि को क्या कहती है। चलिए अब आ जाओ इधर, अब आ जाओ इधर, आ जाओ इधर। जैसे ही हम आएंगे सिरोही के अंदर आएंगे, सिरोही में एक समाज रहता है, एक जनजाति रहती है जिसे हम बोलते हैं गरासिया। गरासिया जनजाति मित्रों यहां पर रहती है। गरासिया क्या बोलेंगे उसकी भी बात करेंगे। अच्छा, कई बार ऐसा आता है कि अरावली के दक्षिणी भाग में, अरावली का जो दक्षिणी भाग है और दक्षिण के अंदर मैदान जो आता है, दक्षिण के मैदानी प्रदेश में जो आदिवासी लोग खेती करते हैं उसको मित्रों हम क्या बोलते हैं? इसे हम दजिया कहते हैं। क्या कहेंगे? इसे हम लोग दजिया कहेंगे। ओके, याद रख लेना। अब बात आती है इधर सिरोही में जो ग्रासिया लोग हैं, इस कृषि को वालरा बोलते हैं, और वालरा के साथ साथ इसको वाल्ट्रे के नाम से भी जाना जाता है। वालरा भी बोलते हैं और साथ के साथ वाल्ट्रे के नाम से भी जानते हैं। जबकि अब जैसे ही मित्रों यहां पर ये आगे डामोर। डामोर मैंने आपसे सवाल पूछा पर आपने बताया नहीं बताया, वो आपकी टेंशन है, बट मैं बता देता हूं। डामोर लोग इस खेती को चीमाता कहते हैं। पूर्वी भारत में भी चीमाता बोलते हैं, ईस्ट इंडिया में भी, और डामोर लोग भी इसको क्या बोलते हैं? चीमाता के नाम से जानते हैं। अरावली प्रदेश के अंदर इस प्रकार से खेती की जाती है। अच्छा, अरावली का एक ऐसा एरिया मित्रों, अरावली का जैसे अरावली है ना, इस अरावली का विस्तार बहुत जगह पर है। प्रत्येक विस्तार 10 जिलों में है। गौण विस्तार अलग जिले में है, आधे वाले जिले इसके अलग आते हैं। गौण
ऐसे कुल मिला के देखा जाए तो 16 से अधिक डिस्ट्रिक्ट पूरी अरावली कवर करती है। प्रत्येक विस्तार 10 जिलों के अंदर ही करती है। गौण विस्तार एक शब्द है, गौण को ढंग से समझ लेना। जहां जहां अरावली पाई जाती है वहां वहां कोई ना कोई वनस्पति पाई जाएगी। अधिकांशतः अरावली में स्टेपी या पतझड़ प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। लेकिन जालोर जिले में हमारे जैसे अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला, इस अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में, प्रशासनिक विभाजन इसका 3 भागों में किया जाता है। 3 भागों में अरावली पर्वतमाला को बांटा जाता है, बांटते हैं ना, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली, 3 तरह से अरावली को बांट के पढ़ा जाता है। और आपको पता है डिवाइडेशन करने का जो काम करती है, यहां एक छोटी सी पर्वत श्रृंखला है। अब मैं इन्हें कलर को और देना पड़ेगा ताकि क्या ब्लैक में ब्लैक दिखेगा नहीं। यहां पर एक श्रृंखला है मित्रों, इसे हम बोलते हैं राजसमंद में देवगढ़ की पहाड़ी बोलते हैं। कौन सी पहाड़ी बोलेंगे? इसे देवगढ़ की पहाड़ी बोलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैं बहुत ही तगड़ी बात बता रहा हूं, देवगढ़ की पहाड़ियां हैं। इसी तरीके से एक पहाड़ी आपकी एक झील बनती है यहां पर, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील बनती है। यानी सांबर झील और ये जो आप देख रहे हैं ये विभाजन का काम करते हैं। वो कैसे करते हैं भला? आप देखें, एक भाग सीक्वेंस सही आप उल्टा सीधा कैसे भी दे दो, वो आप पे डिपेंड करता है। चाहिए आप 1 नंबर इसको मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उत्तर में है इसलिए इसे अरावली का उत्तरी भाग बोलते हैं, अर्थात ये अरावली उत्तरी अरावली नाम दे दिया जाएगा। मध्य भाग में है अर्थात इसे मध्य अरावली कह दिया जाएगा। ये आपका दक्षिण में, तो इसलिए इसको दक्षिणी अरावली बोलते हैं। तीनों भाग की औसत ऊंचाई है 1000 मीटर, 700 मीटर, 450 मीटर, ये अलग अलग औसत ऊंचाई है तीनों भागों की। सवाल क्या बनेगा? दक्षिणी अरावली और मध्य अरावली के बीच में विभाजक का काम कौन सी पर्वत श्रृंखला करती है? अरावली का ही भाग पूछ रहा है, वो बेवकूफ नहीं अरावली देगा। अरावली के अंदर एक पहाड़ी है जिसका नाम है देवगढ़ की पहाड़ियां, आपके राजसमंद में आती है। एक बार यह पूछा गया कि देवगढ़ की पहाड़ियों में कौन से गांव की पहाड़ी मध्य व दक्षिणी अरावली का विभाजक करती है? अब इस देवगढ़ के अंदर 60 गांव आते हैं, आपको पता है। तो अब उनमें से एक गांव आता है कुकड़ा की पहाड़ी, बहुत डिटेल में गया याद में। कुकड़ा की पहाड़ी इसकी अंतिम पहाड़ी बताई जाती है, कई बार एग्जामिनर चला जाता है। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरी बात क्या थी वो सुनिए आप। जिस प्रकार मरुस्थलीय प्रदेश में सम वनस्पति वहीन क्षेत्र है जहां कोई वनस्पति नहीं पाई जाती, उसी प्रकार से अरावली का भी ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोई वनस्पति नहीं पाई जाती। चैलेंज है आपको, पहले बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए, यहां पर रोकिए वीडियो को और आप रोक कर जवाब दीजिए। फिर मैं बताता हूं कि ऐसा कौन सा क्षेत्र अरावली में भी है जहां पर वनस्पति नहीं पाई जाती है। वो कौन सा क्षेत्र है वो आपको जवाब देना है। दीजिए जवाब। ईमानदार आदमी रोक के जवाब देगा, वरना वो कई तो 10 सेकंड बाद ही दे सकते मेरा सुन के भी। बता दूं, सुनो। यहां जालोर और सिरोही की सीमा पर पहाड़ियां हैं जिन्हें हम बोलते हैं जसवंतपुरा की पहाड़ियां या जसवंतपुरा की पहाड़ी, रोजा भाकर, इसरोल, आपने नाम सुना होगा, रोजा भाकर, इसरोल भाकर, ये पहाड़ियां आती है। जबकि जालोर के अंदर सबसे ऊंची पर्वत चोटी है डोरा पर्वत चोटी। डोरा सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जालोर की। उन्हीं में जसवंतपुरा की जो पहाड़ी है ना, जसवंतपुरा पहाड़ियों में एक जगह आती है रानीवाड़ा। ये रानीवाड़ा जो क्षेत्र है जसवंतपुरा का, ये पूर्ण रूप से वनस्पति वहीन क्षेत्र है। इसमें बिल्कुल भी वनस्पति नहीं होती, एकदम रोडी पहाड़ियां हैं, वनस्पति नहीं होती। सम की भांति इसको सम के साथ में कंपैरिजन किया जाता है इसका। जी हां, अरावली पर्वतमाला प्रारंभ के अंदर 2800 मीटर ऊंची थी। वर्तमान मापदंड के हिसाब से अरावली कोई पहाड़ी नहीं है, पठार का रूप एक तरीके से देखा जाए तो दक्षिणी प्रायद्वीप भी पठार में ऐड किया जाता है। लेकिन किस मापदंड के आधार पर इसको पहाड़ी कहा जाता है? क्योंकि प्रारंभ में अरावली 2800 मीटर ऊंची थी एवरेज। लगातार अपर्दन से, आज क्या अपर्दन नहीं होता, वायु अपर्दन नहीं करती क्या, पर्वतों में हलचल नहीं होती, पानी चलता है, झरने चलते हैं, झरनों से रास्ते बने, बाटे गिर गिर के रास्ता नहीं बनता। 50 साल में रास्ता बदल जाता है, नदी बदल देती, झरने बदल देते हैं।
पहाड़ियों में अपर्दन आज भी संभव है, लेकिन अरावली चट्टानें बिल्कुल मृत हो चुकी है, इसलिए इसमें खास फर्क नहीं पड़ता है, वो पहले हो गया जितना होना था। प्रारंभ में अरावली की जो औसत हाइट थी वो एवरेज हाइट मित्रों 2800 मीटर थी। वर्तमान में अरावली की हाइट 930 मीटर है। और आपको पता है किसी श्रृंखला को पहाड़ी का नाम देना है तो 2700 मीटर का हाइट होना जरूरी है, और प्रारंभ में इसकी हाइट 2800 मीटर थी। इस आधार पर अरावली को पहाड़ी का रूप दिया जाता है, अन्यथा वर्तमान मापदंड के आधार पर देखा जाए तो यह पठार का रूप है अरावली। और कुछ आंकड़ों में दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार में अरावली को जोड़ा भी जाता है। तो ये थी अरावली से जुड़ी वो खास बातें जो आपको जानना अति आवश्यक थी। बाकी अरावली तो अपने आप में एक विस्तृत विषय है, इसके ऊपर पीएचडी की जा सकती है 3 तरीके से, यानी दक्षिणी अरावली पे पीएचडी कर सकते हो, ये भी अपने आप में विषय है, इतना गंभीर है। मेवाड़ की पहाड़ियां और कितनी लगभग 150 से अधिक छोटी छोटी पहाड़ियां बनती है जिनका अपने आप में कोई रोचक तथ्य मिलते हैं। अरावली बहुत अपने आप में गहरा विषय है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो भी बहुत सारी बातें इसकी है। ये कुछ यूनिक बातें हैं जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जैसे लेवल के अंदर आपकी काम आती है। ठीक है, आज इतना ही करेंगे, फिर मिलेंगे नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।